हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्रिका दिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8th की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 10, उसका है ध्वनि। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सब हम जानते हैं। मनुष्य के गले की कंठनली में दो स्नायु या संधि बंधन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं, जिसे हम अपने वोकल कहते हैं। ठीक है, वाक तंतु जो है वो प्राकृतिक वाद्य यंत्र के जैसा होता है। ठीक है, तो हमारे जो वाक तंतु है वो क्या है, प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों द्वारा होता है। तो वायु में ध्वनि का संचरण किसके द्वारा होता है, कंपनों द्वारा होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जहाँ पर माध्यम नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा, यानी हमें निर्वात में आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये देखिए, इसमें साथ में लिखा है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी निर्वात में हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एक जो सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो सर्वाधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव में कणों की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल गैसों में कम हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल है वो 331 मीटर पर सेकंड है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी, जो आपको याद रखनी है। चंद्रमा पर वायु नहीं होने के कारण यात्री आपस में बात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एक अप्लाइड क्वेश्चन बनता है। आयाम की अगर बात करें तो कंपन करने वाली वस्तु का मध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी एक पेंडुलम यहाँ पर है तो इसका आयाम क्या होगा कि जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये दूरी तय करता है, ये इसका आयाम कहलाएगा। तो 2a इसका आयाम कहलाएगा। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और इसका फॉर्मूला भी हम इसी तरह से लिखते हैं कि आवृत्ति क्या है, कंपनों की कुल संख्या और उन कंपनों में लगा समय, दोनों को डिवाइड करने पर हमें आवृत्ति का मान यहाँ पर मिल जाता है। आवृत्ति का मात्रक सेकंड होता है। आवर्त काल को 1 आवृत्ति से डिनोट करते हैं। अक्सर इसे t = 1/η से भी या फिर 1/ν से भी डिनोट किया जाता है। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है और प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल है। ये क्वेश्चन 10 दफ़ा पूछा गया है कि प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल है, जिसे हम dB से लिखते हैं। और ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसका आयाम बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी प्रबलता का संबंध किससे है, तो प्रबलता का संबंध यहाँ पर किससे है, आयाम से है। प्रबलता का संबंध किससे है, आयाम से है। वहीं हम बात करें तीक्ष्णता या महीन अथवा भारी मोटी होने के जो लक्षण हैं वो सब क्या कहलाते हैं, तारत्व कहलाते हैं। तो ये जो कोई किसी महिलाओं की आवाज़ का तीखी होना, पुरुषों की आवाज़ का मोटी होना, ये गुण क्या कहलाता है, तारत्व का गुण कहलाता है। और तारत्व का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व का गुण आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रबलता का गुण आयाम पर निर्भर करता है। उच्च तारत्व उच्च आवृत्ति, यानी मच्छर की जो भिनभिनाहट है या महिला की आवाज़ है तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है, इसलिए इनकी आवाज़ तीखी होती है। निम्न तारत्व निम्न आवृत्ति, शेर की दहाड़, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है इसलिए इसकी आवृत्ति कम होती है। अच्छा है, आप आवृत्ति और प्रबलता में डिफरेंस, एक चीज़ ये भी दिमाग में रख के चलें कि शेर की दहाड़ की प्रबलता तेज हो सकती है, ठीक है, मगर उसका तारत्व क्या होता है, निम्न होता है। मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज़ है ये और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शेर की दहाड़ की प्रबलता ज़्यादा है मगर उसका तारत्व क्या है, कम है। इसके बाद ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा गया है। मानव श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति नापने की इकाई है, तो मानव श्रव्य की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को हम अपश्रव्य आवृत्ति कहेंगे और 20,000 से अधिक आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, पराश्रव्य आवृत्ति कहेंगे।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक कहेंगे और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक हम कहेंगे। तो ये 20 से लेके 20,000 की एक फ्रीक्वेंसी है, ये श्रव्य आवृत्ति हो गई इंसानों की। इससे पहले क्या हो गया, अपश्रव्य हो गया और इसके बाद में पराश्रव्य यानी सुनने से बाहर। पराश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। सोनोग्राफी में सोनार यंत्र में समुद्र की गहराई नापने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के एग्जाम में कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। और सोनार यंत्र में कौन सी ध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। पनडुब्बी की स्थिति व चाल नापने में इस पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कुत्ते, चमगादड़, चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। इनकी हीयर फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है। पराश्रव्य ध्वनि कौन सी, जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, जिसे मनुष्य सुने तो वो बहरा हो जाए, वो ध्वनि कुत्ते, चमगादड़, चूहे और व्हेल सुन सकते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके ही अवरोध का पता लगाता है। श्वास लेने की जो तीव्रता होती है वो हमारी 10 डेसिबल होती है। श्वास लेने की तीव्रता कितनी होती है, 10 डेसिबल। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि धीमी बातचीत या फुसफुसाहट कितनी होती है, 20 से 30 डेसिबल होता है। रेडियो संगीत 50 से 60 डेसिबल, जो कि हम सहन कर सकते हैं। बजाना चाहे तो आप उससे भी तेज़ बजाइए, इसने मना किया, पर आपकी जो स्टेमिना है सुनने की वो 50 से 60 डेसिबल आप रेडियो की आवाज़ सुन सकते हैं। ध्वनि द्वारा मानव के कर्णपटल में कंपन होते हैं, जो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में संदेश भेजते हैं और इससे हमें ध्वनि का अनुभव होता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11, विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।